तो ईरान और अमेरिका के बीच तनाव ये कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन इस बार मुझे लगता है कुछ अलग है। मामला अब सिर्फ देशों की नीतियों तक नहीं रहा, ये बहुत ज्यादा व्यक्तिगत हो गया है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक ऐसी कहानी बता रहे हैं जिसमें ईरान के अंदर से पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे तौर पर धमकी दी जा रही है। तो आज हम इसी उलझे हुए मामले की परतें खोलेंगे और समझेंगे कि इन धमकियों के पीछे की असली कहानी क्या है। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक अखबार की हेडलाइन नहीं है। ये मामला असल में एक, आप कह सकते हैं, जियोपॉलिटिकल चेस का गेम बन गया है, जहां हर एक चाल के कई मतलब निकलते हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे ईरान की एक धमकी ने अमेरिका को उसके ही दोस्तों के बीच अकेला कर दिया, और कैसे इस शतरंज की बिसात पर चीन जैसा एक नया ताकतवर खिलाड़ी अपने मोहरे आगे बढ़ा रहा है। तो चलिए सबसे चौंकाने वाली बात से ही शुरू करते हैं। ईरान के सरकारी टीवी पर एक नारा बार बार चलाया जा रहा है। हाँ, इस बार गोली का निशाना नहीं चुकेगा। एग्जैक्टली ये साफ साफ 2024 में डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले का जिक्र है, जिसमें वो बाल बाल बचे थे। और ये सिर्फ टीवी तक सीमित नहीं है। जैसा आपने कहा, ईरान में सरकार के समर्थन में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां लोग बाकायदा पोस्टर और बैनर लेकर घूम रहे हैं, ट्रंप की तस्वीर के साथ। हाँ, ट्रंप की तस्वीर के साथ यही धमकी। तो ऐसा लगता है कि ईरान की दुश्मनी अब अमेरिका से कम और ट्रंप से ज्यादा हो गई है। लेकिन ये इतना पर्सनल क्यों हो गया? मतलब अमेरिका के तो कई राष्ट्रपति रहे हैं, ट्रंप से ही इतनी सीधी दुश्मनी क्यों? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। ट्रंप के कार्यकाल में ईरान पर जिस तरह की बमबारी और जैसी खुली धमकियां दी गईं, वैसी किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले कभी नहीं दी थी। अच्छा। उनका रवैया बहुत ही ज्यादा आक्रामक था ईरान को लेकर। हाँ। और इसके अलावा उनका इजराइल को बिना शर्त समर्थन देना। हाँ, वो तो हमेशा कहते थे कि वो इजराइल के सबसे बड़े दोस्त हैं। बिल्कुल। तो वो भी ईरान की नाराजगी की एक बहुत बड़ी वजह है। इसीलिए ईरान के अंदर, वहां की सरकार और लोगों में ये सोच बन गई है कि उनकी असली लड़ाई अमेरिकी सिस्टम से नहीं, बल्कि सीधे सीधे ट्रंप से है। मतलब ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं रहा, नहीं, ये एक तरह का पर्सनल वेंडेटा जैसा बन गया है। हाँ, पर्सनल वेंडेटा या बदला लेने की भावना। और यही बात इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है, ये एक इरादे का ऐलान है। और शायद इसी का फायदा दूसरे लोग भी उठा रहे हैं। सही पकड़ा। इसी माहौल का फायदा इजरायली पत्रकार उठा रहे हैं। वो इस खबर को पूरी दुनिया में फैला रहे हैं ताकि अगर भविष्य में ट्रंप पर कोई और हमला होता है तो शक की सुई सीधे ईरान की तरफ जाए। बिल्कुल, किसी को कोई शक न रहे। एक तरह से ईरान के लिए एक जाल बिछाया जा रहा है। अच्छा, तो यहाँ कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। एक तरफ ईरान पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने की तैयारी है, तो उम्मीद तो यही की जाएगी कि अमेरिका फौरन कोई बड़ी मिलिट्री कार्रवाई करेगा। हाँ, अपने पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए, दुनिया को एक कड़ा संदेश देने के लिए। पर ऐसा हो नहीं पा रहा है। और यहीं पर अमेरिका को शायद हाल के सालों का सबसे बड़ा कूटनीतिक झटका लगा है। वो क्या? उसके दो सबसे अहम सहयोगी, सऊदी अरब और तुर्की, दोनों ने ईरान पर हमले के लिए अपनी जमीन या अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया। एक मिनट, तुर्की तो नेटो का सदस्य है? हाँ, यही तो बात है। तुर्की नेटो का सदस्य है, जो कि अमेरिका का एक सैन्य सहयोगी संगठन है। ये अमेरिका के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है, खासकर सऊदी अरब, जिसे हमेशा से अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी माना जाता रहा है, उसके इनकार करने के पीछे क्या वजह हो सकती है? ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब सिर्फ ईरान के डर में नहीं छिपा है। इसके पीछे एक बहुत गहरी जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशन है। अच्छा। देखिए, अगर सऊदी अरब अपनी जमीन से अमेरिका को हमला करने देता तो ईरान चुप नहीं बैठता। वो क्या करता? वो जवाबी कार्रवाई करता। बिल्कुल, वो सऊदी अरब के तेल के कुओं और शहरों पर मिसाइलें दागता। इससे सऊदी अरब एक ऐसी जंग में घसीटा जाता जो वो लड़ना ही नहीं चाहता था। और उस स्थिति में उन्हें अपने दूसरे सहयोगियों से मदद लेनी पड़ती है ना? एग्जैक्टली। तब सऊदी अरब को पाकिस्तान के साथ अपना रक्षा समझौता एक्टिवेट करना पड़ता। लेकिन वो समझौता तो शायद यमन के लिए था। हाँ, वो समझौता बना तो था यमन में हूती विद्रोहियों जैसे छोटे गुटों के खिलाफ लड़ने के लिए, लेकिन ईरान जैसे शक्तिशाली देश के खिलाफ इसे इस्तेमाल करना एक बिल्कुल अलग और खतरनाक खेल होता, और शायद पाकिस्तान भी इसके लिए तैयार ना होता। तो ये सिर्फ एक कूटनीतिक झटका नहीं है, ये एक बड़े बदलाव का संकेत है। बिल्कुल, ये असल में मध्य पूर्व में पिछले 20 सालों से चल रहे एक बड़े बदलाव का सबूत है, जहां क्षेत्रीय ताकतें अब अमेरिकी छत्र छाया से बाहर निकलकर अपने फैसले खुद ले रही हैं। सऊदी का ना कहना सिर्फ ईरान के बारे में नहीं, यह अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का ऐलान है। वाह, मतलब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने विजन 2030 के लिए शांति चाहते हैं, युद्ध नहीं। सही कहा।
और सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं, यूएई और कतर जैसे देशों ने भी अमेरिका को यही सलाह दी। तो मतलब खाड़ी के लगभग सभी देशों का यही मानना था। हाँ, कि ईरान पर हमला करने से एक ऐसी आग भड़केगी जो महीनों तक नहीं बुझेगी और पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेगी। तुर्की ने भी यही कहा। तो अमेरिका को अचानक एहसास हुआ कि जिस ईरान पर वो हमला करने की सोच रहा है, उस लड़ाई में वो अपने दोस्तों के बीच ही अकेला खड़ा है। तो एक तरफ अमेरिका अपने सबसे पुराने सहयोगियों के बीच अकेला महसूस कर रहा था, और वहीं दूसरी ओर इस क्षेत्र का एक और बड़ा खिलाड़ी इजराइल, वो खामोशी से अपना एक अलग ही संदेश भेज रहा था। हाँ, और ये इस कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा है। बताइए। ठीक उसी दौरान इजराइल के नगेव रेगिस्तान में डिमोना न्यूक्लियस साइट के पास 4.2 तीव्रता का एक भूकंप दर्ज किया गया। 4.2। ठीक है, अब दिलचस्प बात यह है कि ये एक ऐसा इलाका है जहां भूवैज्ञानिक रूप से, मतलब साइंटिफिकली, भूकंप आने की संभावना लगभग न के बराबर है। तो इसका क्या मतलब निकाला जा रहा है? क्या ये महज एक इत्तेफाक था? इसकी टाइमिंग को देखते हुए इसे इत्तेफाक मानना बहुत मुश्किल है। अमेरिकी, इजरायली, यहां तक कि भारतीय मीडिया में भी ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये कोई प्राकृतिक भूकंप नहीं था, बल्कि इजराइल का एक गुप्त भूमिगत परमाणु परीक्षण हो सकता था। परमाणु परीक्षण? हाँ, एक छोटा ही सही, लेकिन एक परमाणु परीक्षण। और ये ईरान और पूरी दुनिया के लिए एक सीधा संदेश था कि बिना कुछ कहे ही एक बहुत बड़ी बात कह दी। बिल्कुल, कि अगर ईरान ने कोई भी हद पार की तो इजराइल के पास उसका जवाब देने के लिए सिर्फ पारंपरिक हथियार नहीं है। एग्जैक्टली, ये एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। इजराइल ईरान को ये बता रहा था, तुम्हारे पास मिसाइलें और प्रॉक्सी लड़ाके हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो हथियार है जो पूरे खेल को बदल सकता है। और इस एक घटना ने तो तनाव को कई गुना बढ़ा दिया होगा। हाँ, क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ पारंपरिक हथियारों के दायरे से बाहर निकलकर न्यूक्लियर लेवल पर पहुंचने का इशारा कर रही थी। तो कुल मिलाकर अब तक की तस्वीर ये है कि अमेरिका वो ईरान में कोई सत्ता परिवर्तन या बड़े विरोध प्रदर्शन कराने में नाकाम रहा है। हाँ, उसके अपने सहयोगी ईरान पर हमले के लिए उसका साथ देने से इनकार कर चुके हैं, और सीनेटर लिंडसे ग्राहम जैसे अमेरिकी नेता जो हमेशा युद्ध की वकालत करते हैं, वो भी काफी निराश दिख रहे हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि मामला फिलहाल शांत हो गया है? ऊपर से दिखने पर ऐसा लग सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक अस्थायी शांति है। ये तूफान से पहले की खामोशी हो सकती है। अच्छा। अमेरिका को सऊदी अरब और तुर्की से इस तरह के जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, तो वो चुपचाप नहीं बैठेगा, बल्कि अपनी पूरी स्ट्रेटेजी पर दोबारा विचार करेगा। और इसी बीच इस खेल में कोई और भी अपनी चाल चल रहा है। हाँ, एक और बहुत बड़ा खिलाड़ी। आप चीन की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। इस पूरे तनाव के बीच चीन लगातार अपने बड़े बड़े मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ईरान भेज रहा है। लेकिन ये तो छुपी हुई बात नहीं होगी? नहीं, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। सैटेलाइट तस्वीरों में ये साफ दिख रहा है। लेकिन चीन इसमें क्यों पड़ रहा है? क्या वो अमेरिका से सीधा टकराव चाहता है? उसका इसमें क्या फायदा है? चीन के कई फायदे हैं। पहला, ईरान चीन के लिए ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। अच्छा, एनर्जी सिक्योरिटी। हाँ, वो अपनी एनर्जी सप्लाई को सुरक्षित रखना चाहता है। दूसरा, मध्य पूर्व में अमेरिकी प्रभाव को चुनौती देकर चीन खुद को एक ग्लोबल सुपर पावर के तौर पर स्थापित करना चाहता है। और तीसरा, ये उसके लिए अपने हथियार बेचने का भी एक बड़ा बाजार है। जो एयरक्राफ्ट ईरान जा रहे हैं, वो साफ संकेत है कि चीन ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करने में मदद कर रहा है, ताकि भविष्य में अगर अमेरिका या इजराइल कोई हवाई हमला करें तो ईरान उनका बेहतर तरीके से मुकाबला कर सके। तो इसका मतलब यह है कि अगली बार जब अमेरिका हमले की योजना बनाएगा तो उसे एक ज्यादा ताकतवर और ज्यादा तैयार ईरान का सामना करना पड़ेगा। हाँ, और जिसके पीछे चीन की ताकत भी खड़ी होगी। तो आगे क्या हो सकता है? अनुमान यही है कि अमेरिका इस साल या अगले साल ईरान पर हमला कर सकता है, लेकिन उसका तरीका और योजना अब पूरी तरह से अलग होगी। मतलब सीधे सैन्य हमले के बजाय कोई और रास्ता? शायद वो इस राउंड में थोड़ा पीछे जरूर हटा है, लेकिन उसने हार नहीं मानी है। ये एक लड़ाई थी जिसमें अमेरिका को अपनी ही सहयोगियों से झटका लगा है, लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई है। वो अपनी रणनीति को बदलेगा और एक नए प्लान के साथ वापस आएगा। तो आज की इस पूरे बातचीत से 3 बहुत बड़ी बातें निकलकर सामने आईं। पहली, ईरान की तरफ से ट्रंप को एक सीधी और बहुत ही व्यक्तिगत धमकी जो दुश्मनी के एक नए लेवल को दिखाती है। दूसरी, ईरान पर कार्रवाई को लेकर अमेरिका का अपने ही सबसे करीबी सहयोगियों के बीच अकेला पड़ जाना, ये मध्य पूर्व में बदलते शक्ति संतुलन का साफ संकेत है। बिल्कुल। और तीसरी, इजराइल का एक रहस्यमयी भूकंप के जरिए अपनी परमाणु ताकत का मौन प्रदर्शन। सही।
और इस सब के बाद एक सवाल दिमाग में आता है जिस पर सोचना जरूरी है। क्या? हमने देखा कि चीन ईरान की हवाई रक्षा को मजबूत कर रहा है। हमने ये भी देखा कि सीधे सैन्य टकराव के लिए अमेरिका को अपने सहयोगियों का समर्थन नहीं मिल रहा है। हाँ। तो क्या इसका मतलब ये है कि भविष्य का संघर्ष वो पारंपरिक युद्ध के मैदान में नहीं लड़ा जाएगा? मतलब लड़ाई का रूप ही बदल जाएगा? क्या आने वाले समय में लड़ाई का रूप प्रॉक्सी वॉर, यानी दूसरे देशों की जमीन पर लड़ी जाने वाली जंग, कड़े आर्थिक प्रतिबंध या फिर बड़े पैमाने पर होने वाले साइबर हमलों का होगा? ये सोचने वाली बात है कि कहीं लड़ाई का मैदान ही तो नहीं बदल रहा है।